ये एक ग्लोब है, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लोब है, ये एक मेटेलिक ग्लोब है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। यहां से आपने पिस्टल से, यहां आपके पास कोई पिस्टल था, आपने उससे बुलेट फायर की, ये बुलेट है यूं। अब ये जो बुलेट है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इस बुलेट का चार्ज भी पॉजिटिव है ड्यू टू फ्रिक्शन, और इसको क्यू चार्ज आप कह लें। बेटा ये बुलेट आस्ता आस्ता इसकी तरफ चली जाएगी, जब ये जा रही होगी तो ड्यू टू रिपल्शन इसकी स्पीड इस तरह से कम होगी, यूं कम होगी, और फिर ये अगर तो इनकी रिपल्शन एनफ है तो यहां कहीं ये रुक जाएगी। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो जाकर इससे टकराएगी, अगर उसकी रिपल्शन स्ट्रांग है तो यहां की रुकेगी और रुक के यहां से वापस हो जाएगी, और वापसी पर उसकी स्पीड इस तरह से होगी, यूं इंक्रीज करेगी। ये बताना था। और जहां बुलेट रुकी है इस डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसे बेटा कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब बेटा इस बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी है, इस बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बन गई बुलेट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे के ई एट इंफिनिटी इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट द नियरेस्ट पॉइंट। और दोबारा यही जब वो वापस मुड़ के अवे मूव करती है तो यही दोबारा काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर कोई और फ्रिक्शन नहीं, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, कोई इस तरह के इश्यूज नहीं है तो यही उसमें कन्वर्ट हो जाती है। मुझे बताएं यहां तक कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, मुझे बताएं यहां तक कोई इश्यू तो नहीं। अब आगे आ जाएं, इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन क्या थी? इसकी एप्लीकेशन ये थी, ये इसकी जो एप्लीकेशन थी जो मैंने कल बताई थी, मैं दोबारा बता रहा हूं कि इसकी एप्लीकेशन ये थी, ये देखें कि ये गोल्ड न्यूक्लियस और ये है अल्फा पार्टिकल। आपको पता है अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा ये है अल्फा पार्टिकल, ठीक है कि नहीं? ये अल्फा पार्टिकल है, इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन। तो चार्ज कितना है इसका? 2e या 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को। यहां से इसे किसी ने फायर किया, ये गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड न्यूक्लियस के पास, गोल्ड न्यूक्लियस आपको पता है हमेशा वो लोग ऐसे लिखते हैं, गोल्ड न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स। तो गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? उसको कैपिटल क्यू कहेंगे, वो सेंट्रल चार्ज है, मेन चार्ज है, वो जिसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। अब वो 79e है, 79e इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये है जनाब वो क्यू, ठीक है कि नहीं? अब यहां से अल्फा पार्टिकल को उन्होंने यूं फायर किया और वो यूं वापस आया इस तरह से। ये उस अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं जो बिल्कुल हेड ऑन गया गोल्ड न्यूक्लियस की। मैं उस अल्फा पार्टिकल की बात नहीं कर रहा जो यूं गया। जो अल्फा पार्टिकल यूं जा रहा था और गोल्ड न्यूक्लियस इधर था, वो यहां से यूं डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उस अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं जो गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ हेड ऑन गया, बिल्कुल उसकी तरफ, उसका सेंटर उसके सेंटर से मैच कर रहा था, जो हेड ऑन गया। और तो जब यहां पहुंचा उसकी सारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और ये जो डिस्टेंस था ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाया। ये डिस्टेंस क्या कहलाया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाया, ठीक है कि नहीं? तो अब आए देखें इसको किस तरह से हम डील करते हैं। वो ये है कि क्या कहते हैं, यहां से ये फायर होके वापस आ गया। तो अब इस मुकाम पर आप कहेंगे कि अगर फर्ज करें उसने आपको कहा है कि ये 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल है, तो ये उसने आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी दे दी। ये उसने आपको क्या दे दी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे दी है। जब रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, रदरफोर्ड 1913 में ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसके पास जो अल्फा पार्टिकल थे वो बमुश्किल 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के थे।
उसके पास ज्यादा एनर्जी के अल्फा पार्टिकल थे ही नहीं जो वो गोल्ड फॉइल पे मार रहा था। अच्छा जी, अब वो इधर से यहां से यूं अगर आया, लेट चले 4.8 ही ले लेते हैं, 6 नहीं लेते, क्या हम कहते हैं 4.5 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अल्फा पार्टिकल यूं आए और यूं मुड़ के चले गए, तो हम क्या कहेंगे, के ई एट इंफिनिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट द नियरेस्ट पॉइंट या एट द क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है कि नहीं? आप के ई कितनी है, 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻⁻, +6, ये 4.8 मेगा हो गया, और साथ आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करें तो ये जूल्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है, आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है। अब ये 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9, और कैपिटल क्यू है 79E। और ये देखो 2 इसके साथ, ये के क्यू क्यू छोटा, ये बीच में वैसे ही बीच में आ गया, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ओवर आर। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज इस तरह से बन गई। मैं दोबारा अगर कहते हैं तो लिख देता हूं कि 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, मेगा का 10⁻6 यहां आया, ये आपने उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स में कन्वर्ट कर लिया। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट इंफिनिटी है, इसको के क्यू क्यू अपॉन आर करना है, 9 इंटू 10⁻9 के की वैल्यू है। गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और अल्फा पार्टिकल का 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ओवर आर। अब इसको आर से आप निकालेंगे, ये आपका आर कल आप में से किसी ने मुझे बताया था 3.42 इंटू 10⁻14 मीटर आया। ये है जी अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट। और मैंने आपको कल बताया था कि खाली ये वाला न्यूमेरिकल, खाली ये सादा न्यूमेरिकल कि जी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला न्यूमेरिकल कम से कम 2002 से लेकर 2020 तक 5 दफा आया। और मैंने आपको बताया कि 20 सालों में किसी क्वेश्चन के 5 दफा आना एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब है वो हर 4 साल बाद दोबारा आ जाता है क्वेश्चन, इसका मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जाहिर है ये डिफरेंट पेपर्स में आया हुआ है, तो इसमें थोड़ी वैरायटी भी आएगी। वैरायटी में 1 बाय 1 डिस्कस कर देता हूँ। 1 बाय 1 डिस्कस इस तरह से कर देता हूँ कि एक दफा उन्होंने क्वेश्चन दिया तो उन्होंने कहा जी कि अल्फा पार्टिकल यहां से आया है, यहां पहुंच के रुक गया। यहां जब रुका, उन्होंने कहा एन इस पॉइंट पे जब वो रुक कर मुड़ रहा था, तो उस वक्त तो वो तो चले एक न्यूमेरिकल तो ये है जी के ई एट इंफिनिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट द नियरेस्ट पॉइंट। ये कैलकुलेशंस तो करवाते ही हैं। बात कर तो कहते हैं इस जगह पर फोर्स ऑफ रिपल्शन बताएं, एन इस मुकाम पर। तो इस जगह पर फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑब्वियसली कूलम्स लॉ से आएगा, कूलम्स लॉ ये। अब जाहिर है यहां से अल्फा पार्टिकल वापस मुड़ रहा है, स्लो डाउन हो रहा था, स्लो डाउन होते हुए वापस मुड़ के वापस जा रहा है यूं। इसका मतलब इस जगह पर बेशक वेलोसिटी 0 है मगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो वो पूछते हैं कि इस जगह एक्सेलरेशन क्या है, तो आप वो जो कूलम्स लॉ से जो आपने फोर्स निकाला है उसको फोर्स से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन भी आ जाती है। फिर उन्होंने इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा है, पेपर में पूछा हुआ है किसी पेपर में, कि जनाब अगर ये अल्फा पार्टिकल इधर से आए या इधर से आए या इधर से आए, इधर से आए या इधर से आए, तो क्या आपकी कैलकुलेशंस पे कोई फर्क पड़ेगा? आप उनको जवाब दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली सिमेट्रिकल होता है। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि इस तरफ सारी तरफ एक जैसा है, फिर इस तरफ भी एक जैसा है, एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो आप उन्हें कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएटेड बाय द गोल्ड न्यूक्लियस इज रेडियली सिमेट्रिकल। अगर रेडियली सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी मतलब डायरेक्शन ऑफ अप्रोच फ्रॉम एनी साइड नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड, कोई मसला नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर आंसर। ये पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ। फिर बहुत पुराने पेपर में एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जनाब जब अल्फा पार्टिकल यूं आ रहा था इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं। अब वो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, यहां पर वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले लें, एक्स एक्सिस पर टाइम ले लें, और यूं करके देखें जब स्पीड नीचे यूं आ रहा था तो ये इसकी स्पीड है, ये वाला इसकी स्पीड मैंने यूं दिखा दी, फिर इसकी स्पीड यहाँ कम होगी वो मैंने यूं दिखा दी, फिर और कम होगी वो मैंने यूं दिखा दी।
यहाँ उसकी स्पीड 0 हो गई, वो मैंने इस पॉइंट पे दिखा दी। यहाँ उसकी स्पीड ये है, वापस मुड़ रहा है, वो मैंने वेक्टर यूं दिखा दिया। फिर यहाँ स्पीड तेज हो गई तो वो ये दिखा दिया, फिर और तेज हुई तो वो ये दिखा दिया। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ बनाना था। ये नोट करें कि इस तरह ग्राफ नहीं है, इस तरह का ग्राफ नहीं है, इस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। या अगर 2 नंबर है तो चलो 1 नंबर मिल जाएगा, इस पे पूरे 2 नंबर मिलेंगे या 3 नंबर। और क्या क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं? एक क्वेश्चन उसने इस तरह से किया कि उसने कहा कि ये गोल्ड न्यूक्लियस, और उसने अल्फा पार्टिकल को यूं उसके साथ बिल्कुल टच कर दिया। कहता है कि इस पूरे गोल्ड न्यूक्लियस को सेंटर पे समझ लो, क्यू पे, और अल्फा पार्टिकल को यहां समझ लो। और उसने कहा कि इनके दरमियान जब ये टच कर रहे हैं ये डिस्टेंस, फिर उसने कहा कि आप गोल्ड न्यूक्लियस के पर्सपेक्टिव से इस अल्फा पार्टिकल की आप एनर्जी निकालें, यानी अल्फा पार्टिकल की इस वक्त क्या एनर्जी है। तो जाहिर है बच्चों ने के क्यू अपॉन आर डालकर निकाल ली। फिर उसने पूछा, अच्छा एक नोट करें, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से फोर्स आता है और के क्यू अपॉन आर से एनर्जी आती है। मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल का चैप्टर हो या इलेक्ट्रिक फील्ड्स का चैप्टर हो, mv² ओवर आर को छोड़ के, यानी सिर्फ मैं जो भी असूल बताने लगा वो सिर्फ इस पे अप्लाई नहीं होता, बाकी सब पे अप्लाई होता है। मैंने कहा था जिन जिन चीजों के नीचे r² है वो सारी चीजें फोर्स हैं। मसलन gmm ओवर r² ये एक फोर्स है, gm ओवर r² ये 1 kg पे लगने वाला फोर्स है, k अपॉन r² ये फोर्स है, k अपॉन r² ये 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स। फिर मैंने कहा था -gmm ओवर आर ये एनर्जी है, -gm ओवर आर 1 kg की एनर्जी है, k ओवर आर खाली आर है 1 कूलम की एनर्जी है, k अपॉन आर q कूलम की एनर्जी है। तो पता चला सिर्फ मेरे इस असूल से mv² ओवर आर एक फोर्स है, उसको हटा दें, बाकी जितनी भी फ्रैक्शंस में आपने नीचे आर देखा है वो सारी एनर्जियां हैं, और जिनमें नीचे आप r² देखते हैं वो सारे फोर्सेस हैं। तो अब आप देखें यहां पर उसने कहा कि अल्फा पार्टिकल टच कर रहा है गोल्ड न्यूक्लियस को। पूरे गोल्ड न्यूक्लियस के चार्ज को गोल्ड न्यूक्लियस के सेंटर पे अज्यूम कर लो, अल्फा पार्टिकल के चार्ज को अल्फा पार्टिकल के सेंटर पे अज्यूम कर लो, और उसने कहा इनकी पोटेंशियल एनर्जी अल्फा पार्टिकल की निकालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो ये निकाल ली। उसने कहा अच्छा इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आंसर जूल्स में आया था, आपको पता है 1.6 × 10⁻19 जूल्स जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होते हैं। 1.6 × 10⁻16 जूल्स जो है वो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। 1.6 × 10⁻13 जूल्स जो है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, और 1.6 × 10⁻10 जूल्स जो है वो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होते हैं। तो अब आप उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें तो वो आंसर आ गया कुछ 10, मुझे सही याद नहीं है, वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था। अगला उसका क्वेश्चन ये था कि आप बताएं कि जब रदरफोर्ड ये क्वेश्चन कर रहा था, रदरफोर्ड जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसके पास अवेलेबल अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो इस काबिल नहीं थे कि वो ऑल द वे आए और गोल्ड न्यूक्लियस को टच करके वापस हो। आप उसको जवाब दें कि जनाब अल्फा पार्टिकल इंफिनिटी से आए, आकर गोल्ड न्यूक्लियस को टच करे, इसके लिए उसको इतनी एनर्जी चाहिए जो मैंने अभी यहाँ कैलकुलेट की है इस सिनेरियो में। और चूंकि उस वक्त जब रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसके पास 4.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अल्फा पार्टिकल थे, तो वो बमुश्किल यूं आके वापस मुड़ गए जरा पहले, और उसने ये डिस्टेंस निकाला, और इस डिस्टेंस को उसने रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस से अगर अप्रोक्सीमेट किया तो उसकी अप्रोक्सीमेशन ट्रू नहीं थी, वो सही रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिटरमिन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास वो अल्फा पार्टिकल ही नहीं थे जिनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो कि वो ऑल द वे आकर टच करके जाएं उसको। ये कल की बात थी जो कल मैंने बताई थी। फिर इसी से रिलेटेड ये जो कल बातें हुई थी उसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया ना कि इसी एक टॉपिक को कैम्ब्रिज ने मुख्तलिफ अंदाज में छेड़ा हुआ है। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि रात तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स की 5 असाइनमेंट्स बना के दूंगा। एक असाइनमेंट वो होगी जो सिर्फ कूलम्स लॉ को रिलेट कर रही है, दूसरी असाइनमेंट वो होगी जो 2 चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगी सिर्फ,
और एक ये जो सिर्फ ये जो आपने क्लोजेस्ट अप्रोच वाला पढ़ा है ना, इसके 5-6 न्यूमेरिकल इकट्ठे कर दूंगा। और वो जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाली बात नहीं की थी, स्पार्किंग वाली, जिसमें सर वॉल्टर लीवन वाली वो स्पार्किंग दिखाई थी, उसके कुछ 7-8 क्वेश्चन है, वो मैं इकट्ठे कर दूंगा। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला आज कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि रात 10 बजे से पहले पहले, बल्कि रात 11 बजे से पहले पहले मैं आई प्रॉमिस के मैं लॉन्च कर दूंगा। मुझे जो मर्जी करना पड़े मैं ये काम आज करके सूंगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं आपको चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के 5 चीजें तकसीम करके दूंगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कहां तक बात पहुंची थी? फिर इसी टॉपिक के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो, और एक मिनट ठहरे मुझे सोचने दें। हाँ, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ कि जनाब वो थिन गोल्ड फॉइल क्यों थी। जब वो थिन गोल्ड फॉइल थी तो उनका दिल ये था कि 1 एटम थिक शीट हो। क्या हो उनका दिल? ये उनका स्टैंडर्ड था, ऐसा वो चाहते थे कि 1 एटम थिक स्टैंडर्ड हो। ऐसा वो क्या करते थे? चाहते थे कि 1 एटम थिक स्टैंडर्ड हो। लेकिन जाहिर है 1 एटम थिक स्टैंडर्ड तो अचीव नहीं हो सकता था। उसने कहा कि अगर वो बहुत ज्यादा थिक शीट होगी तो फिर ये होगा कि आप अल्फा पार्टिकल की जो इंटरेक्शन है वो एक सिंगल एटम से प्रॉपरली आप स्टडी नहीं कर सकेंगे। अगर बहुत थिक होगी, मसलन यहां से चले वो बाउंस बैक हो गया, यहां से इस तरह गया, यहां से कोई और न्यूक्लियस उसे मिला तो वो यूं चला गया, तो वो बड़ी अजीबो गरीब स्कैटर्ड डिफ्लेक्शन होनी थी चारों तरफ। अगर फर्ज करें यहां से आया, इसके रिपल्शन से रिफ्लेक्ट हुआ, इसकी रिपल्शन से यूं ऐसे निकल गया, तो वो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग पैटर्न बड़ा अजीबो गरीब आना था। अगर थिक गोल्ड थिक शीट इस्तेमाल होती जिसमें मैनी एटम्स होते, और थिक में सारे अल्फा पार्टिकल्स ने रुक भी जाना था, आगे जाकर फोटोग्राफिक फिल्म पे कहीं हिट नहीं करना था, हमें समझ ही नहीं लगनी थी कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है। इसलिए हमारा दिल था कि थिन शीट हो, 1 एटम थिक स्टैंडर्ड हो, ताकि एक अल्फा पार्टिकल एक एटम के साथ इंटरेक्ट करे, और अगर तो वो बाउंस बैक हो गया ठीक है, लेकिन अगर गुजर गया तो आगे फोटोग्राफिक फिल्म पे नजर भी आए। अगर बहुत मोटी गोल्ड शीट, मतलब गोल्ड शीट पता है कितनी थिन थी? वो इतनी थिन थी, 10⁻⁻⁶ मीटर की है। थोड़े मार मार के उन्होंने उसको पतला कर दिया था। 1 एटम थिक स्टैंडर्ड वो उनका दिल था। 1 एटम थिक स्टैंडर्ड तो वो अचीव ना कर सके, लेकिन उसके करीब करीब चले गए। बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पास पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए वो सारे सिर्फ इसी चीज के आगे पीछे घूमते हैं जो मैंने अभी आपसे बात की। अब मैं ज्यादा आज लंबा लेक्चर नहीं लूंगा, मैं आज आपको सिर्फ एक छोटी सी बात पढ़ाऊंगा। वो देखें वो कौन सी बात, वो क्या है बात। इससे पहले कि मैं वो बात आपको बताऊं, ये एक टेबल है। ये क्या है बेटा? एक टेबल है। मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां से उठाया, यहां से उठाकर यहां रख दिया। ये पॉइंट ए था, यहां पॉइंट बी है। जब वो ए से बी आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ? इजाफा हुआ। बेटा जब वो ए से बी पहुंचा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ? इजाफा हो गया। जब वो बी से सी में पहुंचा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हुआ? नहीं हुआ। जब वो सी से डी पे गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हुआ? नहीं। वो इधर फिरता रहा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई इजाफा नहीं हुआ। ये बात जहन में रखें। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वेट इस तरह था, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरह था। जब आप इस तरह मूव कर रहे थे तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं कर रहे थे। अब सुनते जाएं वॉर्स। ये क्या है बेटा? ये हॉलो चार्ज कंडक्टर है। ये एक सफियर है जो अंदर से खाली है, और ये मेटालिक कंडक्टर है। इसको आपने किसी मैकेनिज्म से चार्ज कर दिया। अब कौन सा मैकेनिज्म है जिसके जरिए आप इसे चार्ज कर सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है। ये आप बैटरी लें। अच्छा, आप इसे पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं या नेगेटिवली? चलें, आप इसे पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं। ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। आप पॉजिटिव टर्मिनल को यूं जोड़ दें। आप मुझे बताएं, क्या ये स्फीयर चार्ज हो जाएगा? बता सकते हैं मुझे, ये स्फीयर चार्ज हो जाएगा कि नहीं? बेटा बैटरी के इस तरह पॉजिटिव टर्मिनल के जोड़ देने से ये स्फीयर चार्ज हो जाएगा कि नहीं?
यस नो में जवाब दें, क्या इस तरह चार्ज हो जाएगा? अच्छा, इबाद हैदर ने कहा और कोई बंदा जवाब देगा, क्या इस तरह चार्ज हो जाएगा? बेटा ये इस तरह चार्ज नहीं होगा। क्या होगा? क्या ये आपको वायर, ये नेगेटिव टर्मिनल आपको ग्राउंड करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे 100 इलेक्ट्रॉन्स छीनता है तो 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर से नीचे चले जाएंगे। बैटरी की आदत है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वो अपने नेगेटिव टर्मिनल से निकालती है उतने गिन के अपने पॉजिटिव टर्मिनल पे वसूल करती है। उससे क्या होगा? ये सफियर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, वो चार्ज इसके ऊपर इवनली स्प्रेड हो जाएगा। वो चार्ज इसके ऊपर इवनली स्प्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो चार्ज इसके ऊपर इवनली स्प्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है, म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से, म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से वो चार्ज इसके ऊपर इवनली स्प्रेड हो जाएगा। अब देखें अब क्या होगा। अब जो मैंने आपसे बात करनी है, या बल्कि चलें यहीं का, आप मुझे बताएं, अगर आपको याद हो, मैं कहता हूं फर्ज करें इसमें एक छोटा सा सुराख है। मैंने कहा था एक मक्खी अंदर आ गई है और वो मक्खी जो अंदर आई है वो +1 कूलम को साथ ले आई है, +1 कूलम के चार्ज ले को अंदर ले आई है। अब +1 कूलम जब इसके सेंटर में होगा तो उस +1 कूलम पे नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। उस +1 कूलम पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। हमने पढ़ा है क्यों 0 होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को यूं रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को यूं रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को यूं रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसे यूं रिपेल करेगा, ये वाला इसे यूं रिपेल करेगा। नतीजतन इसे चारों तरफ से रिपल्शन मिलेगी, तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। फौरन ये सवाल पैदा होता है, फौरन ये सवाल पैदा होता है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लोब अगर इस तरह से है, आप यहां पर इसे +1 कूलम को रख लें, आप तवक्को करेंगे कि इस चार्ज की रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग होगी और इस चार्ज की रिपल्शन यहां से कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो ही आप इस +1 कूलम को यहां लेकर आएंगे, इस +1 कूलम को यहां लेकर आएंगे, तो ये +1 कूलम भी तो, इसकी भी तो कोई हैसियत है ना, ये इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। नतीजतन ये सारा चार्ज यहां से यूं मूव करेगा और इस जगह बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की रिपल्शन एक्यूमुलेशन हो जाएगी। इस जगह पर थोड़ा चार्ज रह जाएगा और इस जगह बहुत थोड़ा चार्ज भी रह जाएगा। वो बहुत थोड़ा चार्ज इसे नजदीक से एक रिपल्शन प्रोवाइड करेगा और ये जो चार्ज दूर है, ये दूर से बड़ा चार्ज भी उतनी रिपल्शन प्रोवाइड करेगा जितना ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। नतीजतन अभी भी इस पर नेट फोर्स 0 होगा। ये बात प्रूवन है, एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड है, मैनी टाइम्स टेस्टेड है कि एक जो सॉलिड स्फीयर हो या अंदर से हालो हो या ना भी हो, चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पे रिजाइड करता है, चार्ज उसकी सरफेस पे रिजाइड करता है और इनसाइड उसके पूरे अंदर की तरफ, पूरी जगह, एनीवेयर इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। अब क्या होगा? मैं बस आज आखिरी बात करके खत्म करता हूं, मैं जरूरी नहीं घंटे तक पढ़ाऊं, मैं बेटा बस ये लास्ट पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसको। वो देखें वो क्या है, वो ये है कि ये है जी पॉजिटिव चार्ज, स्लो ग्लोब, ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है कि नहीं? ठीक है, मान लिया हमने। अच्छा जी, अब इसको हम देख लेते हैं कि यहां से ये एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये वाली यूं लाइन ड्रॉ कर लें, यहां पर आप इसका ये रेडियस ले लें, ये सेंटर में ये वाई एक्सिस बना लें, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, ये r, ये 2r, ये 3r, ये 4r। मैंने आपको बताया ना, इन टर्म्स ऑफ r हम डिस्टेंस को ले लेते हैं, रेडियस से कंपेयर कर लेते हैं। अब देखें, +1 कूलम अगर यहां पड़ा हुआ, ये देखिए ये पूरी लाइन है इस तरह से, +1 कूलम अगर यहां पड़ा हुआ तो ये इसको यूं धक्का मारेगा, कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज सारा इसे धक्का मारेगा +1 कूलम। चलो बाहर परे हटो, ये +1 कूलम उठाकर इधर ले आए तो उसकी रिपल्शन जरा ज्यादा बढ़ जाएगी, उस +1 कूलम को यहां ले आए तो रिपल्शन और बड़ी हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? और उस +1 कूलम को सरफेस पे ले आए तो रिपल्शन सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये जो सबसे बड़ा वेक्टर है ये हम यहां प्लॉट कर लेते हैं ऐसे, ये वाला जो वेक्टर है इसे उठाकर यूं प्लॉट कर लेते हैं, ये वाला जो वेक्टर है इसे उठाकर यूं प्लॉट कर लेते हैं।
ये वाला जो वेक्टर है उसे यूं प्लॉट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा बना, ऐसे बना। ये जो ही +1 कूलम अंदर आया, जो ही +1 कूलम अंदर आया, हमने पढ़ा उस पर नेट फोर्स 0 हो गया। ये ग्राफ यूं आ जाए, देखिए ये ग्राफ फौरन यूं आ जाए, ठीक है। अब +1 कूलम को अगर यहां रखें, +1 कूलम को यहां रखें, उसको यूं रिपल्शन लगती है, और +1 कूलम को यूं रखें तो उसको रिपल्शन जरा कम लगती है। +1 कूलम को यूं रखें तो उसको रिपल्शन यूं लगती है, +1 कूलम यूं रखती है। तो फिर क्या होगा, ये जो चीज है, ये वाला जो एरो है, ये उठ के यूं आ जाएगा ऐसे, ठीक है। उसको नेगेटिव में प्लॉट कर दें, इसको फिर इस तरह प्लॉट कर दें, इस वाले एरो को यूं प्लॉट कर दें। आपके पास यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूं है। ये ग्राफ किसका था, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, आप कहीं सर ये तो आपने उस दिन बता दिया, तो दोबारा क्यों बता रहे हैं? जी मैं बता देता हूँ दोबारा मैं क्यों बता रहा हूँ। इसको मैंने अब करना है उसके साथ कंपेयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। ये देखें, ये 1 कूलम, मैं यहां आया ना तो मुझे वर्क डन करना पड़ा, ये रिपेल कर रहा था मुझे, तो क्या हुआ, मैं इधर बना देता हूँ इसको। ये देखें इस तरह से, ये यूं, यहां पर फिर मैं वाई एक्सिस ले लेता हूं, यहां पर मैं अपना वो ग्राफ बना, मैंने +1 कूलम को यहां से पकड़ा, मैंने आई डिड अ वर्क ऑफ से 10 जूल्स। तो 10 जूल्स पर कूलम क्या होता है, 10 वोल्ट्स होता है। इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट्स। ये मैंने वाई एक्सिस पर वोल्ट्स लिए हैं, ये 10 वोल्ट्स को मैंने ऐसे जाहिर कर दिया। मैं और आगे आया, मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ा क्योंकि ये मुझे रिपेल कर रहा था। तो से मैंने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल इसकी रिपल्शन की वजह से मुझे 30 जूल्स का वर्क करना पड़ा। 30 जूल्स पर कूलम 30 वोल्ट्स हो गया, और वो मैं यहाँ पर ऊपर करके जाहिर कर दूंगा क्योंकि वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ वोल्टेज को जाहिर कर। जब मैं इसकी सरफेस पे पहुंचा, मैं ठीक ठाक रिपल्शन की वजह से मैंने बहुत वर्क डन किया था। यहाँ से यहाँ लाते मैंने पूछे कितना वर्क किया, आज हमने पढ़ा है K/Q/R। तो चूंकि ये 1 कूलम को ला रहा हूँ यहाँ से यहाँ, तो छोटे Q को 1 कर देता हूँ, तो ये वर्क कर रहा हूँ। और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वे K/Q/R। इसमें जो Q है वो सेंट्रल चार्ज है जिसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है। अब मैं यहाँ से यूं लाता गया लाता गया लाता गया, यहाँ पहुंचा तो मैंने मैक्सिमम वर्क डन कर दिया। मैं उसको इस तरह ग्राफ से शो करता हूँ, या इस तरह शो करता हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि इधर फर्ज करें एक सुराख था और 1 कूलम एंटर हो गया ग्लोब के अंदर। जब 1 कूलम एंटर हो गया, आप मुझे बताएं कि इस ये ग्राफ पर क्या होगा। आप प्रिडिक्ट करें कि क्या ये ग्राफ ऊपर जाएगा, क्या ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, क्या ये ग्राफ 0 हो जाएगा। इसका जवाब दें बोल के, टाइप करके नहीं। मैं दोबारा अपने क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ क्योंकि अक्सर मैं जब क्वेश्चन देता हूँ बड़े जोशो खरोश से, तो ठीक 5-10 मिनट बाद जवाब आता है कि सर क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहले मैंने ये कहा कि ये देखें ग्लोब है, ये पॉजिटिवली चार्ज क्या है बेटा, ग्लोब है, ठीक है कि नहीं है। अब यहां से मैंने 1 कूलम को पकड़ा, अब उस 1 कूलम को मैं यूं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, यूं लेकर आ रहा हूँ, आई एम डूइंग सम वर्क। अब आपको होता है वर्क डन K/Q/R होता है, छोटे Q को 1 कर दें क्योंकि आप 1 कूलम को ला रहे हैं और ये सेंट्रल चार्ज Q है। तो K/Q/R आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। 1 कूलम पे की जाने वाले वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब 1 कूलम यहाँ से आप लाई जा रहे हैं यहाँ पहुंचे। बाय द टाइम आपने ठीक ठाक वर्क डन किया है और उसको ग्राफ में मैंने यूं शो कर दिया, ये देखिए ये शो कर दिया। मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये कि यहाँ एक सुराख था, वो 1 कूलम एंटर हो गया इधर से अंदर। जब वो अंदर गया, आगे ये ग्राफ इस तरह जाएगा या इस तरह जाएगा या इस तरह जाएगा। माइंड इन कीप इन माइंड के ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 कूलम पे लगने वाली फोर्स होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 कूलम की एनर्जी होती है। जी बताएं, इसका देगा जो जवाब उसको मिलेगा बड़ा सवाब। जी बेटा, जी बेटा बता दें। जी बेटा मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगा।
जी जी सर एनर्जी एक्सिस पे। हाँ, वाई एक्सिस पर एनर्जी। एनर्जी, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पर एनर्जी है। अच्छा। मैं आपको बताता हूं, मुझे आप एक बात बताएं, एक छोटी सी बात। ये टेबल है, जब मैं एक बॉडी को यहां से उठाकर यहां लाया, तो जब मैं यूं ले जा रहा था तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा था। जब मैं उसको यूं ले जा रहा था तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा था। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पहुंचकर मैक्सिमम हो गई। अब जब मैं उसको यूं मूव कर रहा हूं तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वेट mg जो है वो आर से बैलेंस हो रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से। तो यहां मूव करवाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई इजाफा नहीं होगा। तो जब मैं +1 कूलम को यहाँ ला रहा था यूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज मुझे रिपेल कर रहा था, मुझे उस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना था, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी। जो ही मैं सुराख से एंटर हुआ, मेरे ऊपर सारा फोर्स एकदम जीरो हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक ग्लोब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा क्या होती है? जीरो होती। जो ही मैं इसके अंदर एंटर हुआ, मेरे ऊपर फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। जब मेरे ऊपर फोर्स जीरो हो गया, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी मजीद इंक्रीज करना बंद हो जाएगी, ना वो डिक्रीज करेगी ना वो इंक्रीज करेगी। तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा ग्राफ होगा। और फिर जब इधर एक सुराख है, मैं यहां से +1 कूलम को फिर बाहर निकाल दूं, फर्ज करें यहां से +1 कूलम को बाहर निकाल दूं, तो जूं जूं वो इससे बह जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब मैं दोबारा बना के दिखाता हूं। ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है कि नहीं है? और क्या बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ होगा ऐसे, ऐसे और ऐसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ होगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ कैसे होगा? ये देखें, वो यूं इंक्रीज करेगा, फिर जीरो हो जाएगा, और फिर यूं होकर यूं हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स ऑन 1 कूलम। और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एनर्जी ऑफ 1 कूलम। आज आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के क्यू अपॉन आर होती। छोटे क्यू को 1 कर दो तो 1 कूलम की एनर्जी बन जाती, तो के क्यू अपॉन आर बन गई 1 कूलम की एनर्जी। और आप यहां से इसके करीब आए, आपको वर्क डन करना पड़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ा। जब यहां पहुंचे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम था। यहां एक सुराख करके इसके अंदर एंटर हो, जो ही आप अंदर एंटर हुए, आप पर नेट फोर्स जीरो हो गया। अब आप इधर जिधर मर्जी फिरते रहे, जो मर्जी करते रहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ने अब इंक्रीज नहीं होना, ना ही डिक्रीज होना है, क्योंकि जो वर्क डन आपने कर दिया वो उसके ऊपर कांस्टेंट है, सेव है उसके अंदर, मजीद तो वो कांस्टेंट रहेगा। यहां से सुराख से बाहर निकले तो पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगा, और दूर जाएं तो पोटेंशियल दोबारा डिक्रीज कर जाएगा। और यही बात अब मतलब इस तरह से रहेगी। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? मैं आज इससे ज्यादा आगे पढ़ाना नहीं चाह रहा। मैं इंशाल्लाह ताला कल अगर मुझे कोई काम ना हुआ, कल मैं अगर पिंडी में हुआ तो मैं कल क्लास करूंगा, वरना फिर मैं सैटरडे को करूंगा, फ्राइडे को नहीं करूंगा। ठीक है कि कल मुझे देर इज अ चांस कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जाऊं, लेकिन अगर मैं कल पाकिस्तान इधर पिंडी में रहा तो फिर मैं क्लास करूंगा। बेटा अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले। आज का सिर्फ यही टॉपिक, आज मैंने इतना ही पढ़ाना था। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 95% पे चला गया है, 5% अभी भी रहता है, थोड़ा सा रहता है, बस मैं वो खत्म कर दूंगा। मेन बातें मेरी सारी हो चुकी हैं, और कोई बात पूछनी तो नहीं है। बेटा फर्दर मैथ के अलावा बाकी सारे क्लास छोड़ सकते हैं, फर्दर मैथ वाले रुके रहें।